This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः पौष कृष्ण अष्टमी दिनांक 5 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका सामवेश शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् सप्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओंकारः क्रियते। ओम शांति शांति शांति। उष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यम् अपाचितं दुष्टम् आमाशयगतं रसमामं प्रचक्षते आमेन तेन संयुक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः। तभी हम आम की निर्मिति की प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में बात कर रहे थे। और उष्मणोल्पबलत्वेन ये जो है ये सापेक्ष संज्ञा है, ये मैंने जिक्र किया था कि जितना भी अग्नि है उसकी अपेक्षा से जो भी अन्न सेवन किया जा रहा है, जितनी मात्रा में सेवन किया जा रहा है और बाकी आहार परिणाम कर भाव इस प्रकार के है, इसके ऊपर उसका भली भांति पचन होना या नहीं होना ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। और अगर इस प्रकार से पचन नहीं होता है तो फिर ये आम की प्रक्रिया बनती है। और जैसे मैंने कहा कि सुबह का खाना शाम तक अगर पचन नहीं हुआ है और फिर हमने शाम में खाना खा लिया तो ये उतनी तकलीफ वाली बात नहीं है, इतनी पीड़ाजनक बात नहीं है। लेकिन शाम का खाना अगर सुबह पचा नहीं हो, मलमूत्र विसर्जन अच्छी तरीके से नहीं हुआ हो तो ये बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इसलिए विमानस्थान अध्याय 2 में अजीर्णेतु भुञ्जानस्य या पहले अध्याय विमानस्थान के कि अगर पहला अन्न अजीर्ण है और उसी में आपने दूसरा अन्न सेवन किया तो न कि पहला पच पाता है न ही दूसरा पच पाता है। मैंने इसके बारे में बताया था उदाहरण
कि हमने चावल और पानी इकट्ठा करके पाचन के लिए रख दिया, चावल बनाने के लिए, और अचानक घर में मेहमान आ गए। तो अब ये हुआ कि नहीं, अभी उसमें और पानी और चावल चाहिए, ये इतना चावल जो है पर्याप्त नहीं होगा। तो मेरी एक छात्र ने, जो यहाँ मौजूद होगी शायद, ऐसा किया कि उसी पानी में जो पहले चावल और पानी था, जो थोड़ी देर पक चुका था, उसमें और चावल और पानी डाला और वो पचने के लिए रख दिया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, पहला चावल भी बचा, दूसरा चावल भी बचा, वो सब फेंक देना पड़ा और नहीं, फिर से चावल और पानी डालने पड़े। तो ये व्यावहारिक उदाहरण है कि अगर ये बात बाहर होती है तो अंदर भी क्या चीज होगी। एक का पचन पूरा हुआ नहीं और उसमें दूसरा आपने डाल दिया पचन होने के लिए, इस प्रकार से तो पहला भी पचन नहीं होगा, दूसरा भी पचन नहीं होगा। इसलिए जीर्णेन्द्रिय भुंजीत, ये एक महत्वपूर्ण नियम स्वस्थ वृत्त में बताया कि पहला अन्न पच जाने के बाद दूसरा अन्न सेवन करे। वो पचा नहीं है तभी दूसरा भी सेवन करना आरंभ कर दिया, तो वो निश्चित रूप से दूषित इस प्रकार का होता है। उसमें भी उतनी मात्रा में नहीं होता, इसलिए तुरंत उसका नहीं दिखता। लेकिन ये मंचिंग हैबिट अच्छी नहीं है। दीक्षित डाइट में ये एक बात हुई कि मंचिंग हैबिट लोगों की कम हो गई। जो भी खाना है वो दो ही दफा खाना है। अब ये मुझे पक्का मालूम नहीं है कि शेंडे सर ने ये लोगों को एक बताया था कि दो ही बार खाना खाना, इस प्रकार से। एक्चुअली उनकी प्रैक्टिस डेंटिस्ट की थी। उनके पास बाकी रोगों के लिए मरीज कम आते थे। फिर भी एक मरीज ऐसा था जिसको उन्होंने कहा कि आप दो ही बार खाना खाओ। तो वो बोला मुझे चिवड़ा खाने की आदत है, फरसान खाने की आदत है, वगैरह वगैरह। हमने कहा जो भी खाना है वो दो ही बार उसी में खाना है, उसके अलग नहीं खाना। तो ऐसा करके भी उसको राहत मिली। अभी दीक्षित डाइट में भी ये बताते हैं कि जो भी खाना है वो उसी में खाना है, क्या खाना है इसके बारे में रिस्ट्रिक्शन नहीं बताते हैं। तो दिन में 4-5 बार खाने के बजाय दो ही बार खाना अच्छा है, और उसमें भी अगर जो पथ्य का है वही सेवन करे वो ज्यादा अच्छा है। तो ये एक मन के लिए एक शिक्षा है। ये समझ लेना है कि मुझे पहला अन्न जब तक जीर्ण नहीं हुआ तब तक दूसरा अन्न नहीं सेवन करना है। पहला पानी जब तक पचन नहीं हुआ तब तक दूसरा पानी भी नहीं लेना। जो भी हम अंदर डालेंगे इस प्रकार से वो उसका पचन होने के पहले ही अगर हम दूसरा कुछ दे देंगे शरीर को, तो पहले वाला और दूसरे वाला ये दोनों पचन के बारे में संदेह है, इस प्रकार का निर्माण हो। अभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब हम धीमी गति से प्राणायाम करते हैं, धीमी गति से सांस लेना और सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया होती है, तो शायद उसमें वायु के पचन के लिए भी अवसर मिल जाता है। जब हम शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं तो पहला वायु अंदर घुसा, उसका पूरी तरीके से पचन नहीं हुआ, वो पूरे शरीर में फैला भी नहीं, कि दूसरा वायु हमने ले लिया, उसको छोड़ने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो तवारिया का ये कहना था कि 3 सेकंड श्वास लेना और 2 सेकंड श्वास छोड़ना ये नॉर्मल है। उसमें उच्छ्वास जल्दी है, निश्वास थोड़ा धीरे है। और ऐसा 5 सेकंड का एक साइकिल, ये नॉर्मल साइकिल ऐसा है। अगर आप इसकी आदत डालते हैं, कभी भी आप श्वासोच्छ्वास कर रहे हो तो उसी प्रकार से कर रहे हो, तो सिर्फ 12 ही श्वास होते हैं 1 मिनट। अभी हम 16, 17, 18 इतने श्वास लेते हैं 1 मिनट में। तो ये अगर धीमी गति से करेंगे तो संभवतः उसका पचन होने के लिए अवसर
शरीर में प्राप्त होगा, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार से है। जब पहले वाले श्वास का पचन इस प्रकार का हो गया है और फिर दूसरा श्वास लिया है, वो पहले वाला पूरे शरीर में फैल गया, फिर से वापस आ गया, वगैरह वगैरह। डेंटल त्रास असल्यास 2 वेळाच्या खाण्याने लवकर उपशय मिळतो, मुखगत अवयवांना आराम पण मिळतो। ये सिर्फ डेंटल के लिए नहीं करना है, सभी के लिए करना है। सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम शुद्धिचोदितम नांतरा भोजनम कुर्यात् अग्निहोत्र समो। तो इसमें ये सूत्र और दूसरा जो सूत्र योग रत्नाकर का है, याम मध्येन भोक्तव्यम याम युग्मन न लंघयेत्। तो उस याम युग्मन न लंघयेत् का आधार लेके कुछ कहते हैं कि हाँ 6 घंटे के बाद रिक्त पेट नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए, इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो शाम का खाना अगर हम 8 बजे तक ले लेते हैं और सुबह है भोजन अगर 10 साढ़े 10 बजे करते हैं, तो ये गैप 14 घंटे की गैप हो जाती है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे ले लिया और रात को 8 बजे ले लिया, तो ये 12 घंटों की तो 10 घंटों की इस प्रकार की गैप हो जाए, तो ये याम युग्मन न लंघयेत् इस नियम को बाधा आ गई इस प्रकार से। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य अर्थ है कि लंघन नहीं रखना है, खाना खाना है ऐसा नहीं। एक अहम चीज इसमें ऐसी है कि भोजन नहीं करना है, याम मध्य न भोक्तव्यम इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि क्षीरघृताभ्यास और रसायनाना ये भी सूत्र है, अभी इन सभी सूत्रों का अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे। तो दूध और घी ये दोनों नियमित रूप से लेने हैं, और वैसे घी तो खाना खाने में ले सकते हैं, लेकिन दूध अगर खाना खाने के साथ ले लेंगे तो उसमें ये लवण अम्ल ये सभी का विरोध है। तो खाना खाते समय दूध लेना काफी मुश्किल है। अगर आप केवल दूध चावल दूध रोटी खाते हैं, नमक नहीं डालते हैं, चाहे तो शक्कर डालते हैं, तो ठीक है। लेकिन रोटी सब्जी दाल अचार ये सब साथ में होते हैं, दही होता है, छाछ होता है, और उसके साथ में दूध लेते हैं, तो ये विरुद्धान्न बन जाता है। तो बेहतर ऑप्शन है कि दूध भोजन समय टाले और अलग स्वतंत्र रूप से ले। तो इसमें लंघन की जो आपत्ति आ जाती है कि रात को 8 बजे हमने खाना खाया और सुबह है 7 बजे 8 बजे दूध ले लिया, इस प्रकार से। तो थोड़ा 14 घंटे के बजाय ये कम हो जाएगा। सुबह जल्दी दूध ले लिया, ये भी पॉसिबल है। रात को सोते वक्त दूध ले लिया, ये भी पॉसिबल है। तो याम युग्मन न लंघयेत् इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, फिर भी वैसे भी रात 6 घंटे से ऊपर जाने वाली। तो ये नियम दिन के लिए लागू होगा, रात के लिए लागू होगा नहीं होगा, ऐसा एक सोच लेना चाहिए कि याम युग्मन न लंघयेत् ये नियम रात के लिए लागू है। दिवा प्रबोध्यते अर्केण हृदय पुंडरीक। रात्री का दिवसाच्याच कालावधीमध्ये एक याम म्हणजे 6 तास ना, एक याम म्हणजे 3 तास, याम युग्म म्हणजे 6 तास। हो ना, मग याम युग्म ना 6 तास हां 10 ला गेला तर 3 वाजता तुम्ही काहीतरी नाही येत ना, मी तेच सांगतोय त्याला, फक्त हा नियम रात्री उठून मध्यरात्री दूध प्यायचं किंवा काय करायचं असं नाही। I was having one case, young boy, 20 years old, suddenly developed akshepaka sarvanga, tivra shirashur, agnimadya, tivra udarshur, changes in brain MRI, abdominal lymphadenopathy, treated as ajivna, which caused raktadushti. Javakavacharan done repeatedly on abdomen and head. After Pachana Basti, patient recovered completely in 3 months. Acute and fatal effect of adrenovasine.
अच्छी केस है बहुत। पब्लिश करो। हाउ मच गैप बिटवीन फूड एंड मील? मिनिमम 3 hours. हाँ है। हाँ। अगर कटु विधाई वगैरह इस प्रकार का सेवन करते हैं तो भोजन के बाद भी दूध ले सकते हैं, नहीं तो 3 घंटे के बाद, 3 घंटों के बाद अगर दूध लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये निश्चित कर लेना है कि ये यामो युग्मन न लग गई है, ये दिन के लिए है या रात के लिए है या दोनों के लिए। तो मान लेते हैं कि रात के लिए लागू करने का कोई संबंध नहीं है, रात में उठकर किसी को दूध दूध लेना या खाना खाना है ऐसे तो नहीं, नींद हमें अच्छी आनी चाहिए। नींद ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है कि ये दिन के लिए, दिन में 3 घंटों तक कुछ नहीं खाना है और 6 घंटों तक खाली पेट नहीं रहना है। तो उसमें दूसरी बात हो सकती है कि खाना खाने को छोड़कर क्या ले सकते हैं। तो एक अहम चीज होगी कि दूध लेना है, क्योंकि वो रसायन में श्रेष्ठ है। मैं जो बात कर रहा हूँ देसी गाय के दूध की बात कर रहा हूँ। अभी जर्सी गाय का दूध तो छोड़ दो, वो लेने लायक ही नहीं है, लेकिन देसी गाय का दूध लेना है। तो ये कब ले? सुबह का कफकाल है और दूध वैसे भी थोड़ा कफकारक है, लेकिन अगर कफ की कोई शिकायत नहीं हो, अग्निमांद्य नहीं हो, तो सुबह दूध ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो लोग, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, मैं भी पीता हूँ एक्चुअली। तो चाय के बावजूद या चाय के बिना दूध पीना ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। और अगर कफ की शिकायत है तो दूध में शुंठी हल्दी डाल के या पिपली सिद्ध करके सीजन को देखकर दूध ले सकते हैं। तो ये गैप थोड़ी कम हो जाएगी और हमें जो कुछ बीच में चाहिए वो मिल जाएगा। फिर 10 साढ़े 10 बजे खाना खा लेना। अब 3 घंटे तो 1 डेढ़ बजे के बाद हो जाएंगे और 4:30 बजे तक ये 6 घंटे हो जाएंगे। तो उसमें बीच, अभी हम ज्यादातर चाय लेते हैं। तो चाय या दूध, दूध की चाय बनाओ ऐसा मैं सुझाव देता हूँ, ताकि उससे दूध ज्यादा से ज्यादा जाए। और दूसरी चीज हो सकती है फल ले सकते हैं। हाँ। Does milk get digested taken at night after meal as digestion slows down while sleeping? अगर ये आपको डाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, सुबह उठकर देखना है। उद्गार शुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्ग यथोचितः लघुताक्षुत पिपासाक्ष जीर्णाहारस्य लक्षणम, ये अगर आपको मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध रात में लेने की। कोलुटकर सर के यहाँ एक अजीब केस हुई थी, प्रतीक्षा की शिकायत, और हर रोज रात में सोते समय दूध लेने की आदत थी। तो पूरी जानकारी ले ली और सर ने कहा कि ऊर्ध्वज विकारेषु स्वप्न काले प्रशस्यते, रात में जो दिया जाता है वो ऊर्ध्वज विकार के लिए प्रशस्त है। अगर उस समय दूध ले रहे हैं और वो कफ बढ़ा रहा है तो ये बंद कर देना चाहिए उसको। कह दिया कि दूध बंद करो रात का, तुम बाकी खाना पीना ठीक था, तो उसकी प्रतीक्षाएं बंद होगी। ठीक हो गया। फिर कुछ बरसों के बाद शादी हुई और रात का दूध फिर से शुरू हुआ, उसको वो भूल गया और फिर प्रतीक्षा होने लगा। फिर कोलटकर सर के पास आया। सर ने पूछा कि आपने दूध पीना शुरू कर दिया क्या फिर से? तो बोले हाँ, अभी तो शादी हो गई है तो इसलिए दूध पीना शुरू किया। तो सर ने बोला नहीं, तुम्हें रात में दूध लेना सुटेबल है ही नहीं, तुम ये छोड़ो। वो छोड़ने के बाद फिर से वो ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो वात पित्त प्रधान है उनको रात का दूध सूट करेगा। आईटी सेक्टर्स में मैं बताता हूँ कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे खाना खा के निकलो, पूरा खाना खा के निकलो। टिफिन साथ में कैरी करो, वो 4:30 5 बजे खाओ। और फिर घर में आने के लिए कितनी भी देर हो सकती है, 8 9 10 कितने भी बज सकते हैं। तो जब घर आएंगे तो भूख है तो दूध ले लेना। देसी गाय का।
और फिर 2 ही दफा खाना और 1 दफा दूध। बीच में अगर भूख लगती है तो फल ले सकते हैं, लेकिन फल ऑर्गेनिक होना जरूरी है। दोपहर में फल ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो विटामिन डिफिशियंसी का माहौल चल रहा है, विटामिन B12, D3 और बाकी विटामिन के बारे में, वहाँ आर्टिफिशियल विटामिन लेना अच्छा नहीं है। नैसर्गिक रूप से विटामिन सब्जियों में, फलों में उपलब्ध है, उनको छोड़कर ये गोली लेने ना, ये बराबर नहीं है, केमिकल्स लेना। और वैसे फलों का काफी वर्णन है, फल ले सकते हैं। अभी आपत्ति इस बात की है कि ये बहुत जहरीले हो गए हैं अभी के फल। इतने हेवी पेस्टिसाइड्स फल में होते रहते हैं कि वो लेना जहर लेने की जरूरत तो ऐसा है। तो उस स्थिति में अगर आपको नैसर्गिक फल फल मिलते हैं तो आपत्ति नहीं है। तो दोपहर में अगर फल खाएंगे और चाहे अगर, तो अलग रूप से दूध या चाय इस प्रकार के ले लेंगे, और शाम का खाना जल्दी खाएंगे। उसके 6 घंटे के अंदर शाम का खाना खा लेंगे, तो ये नौबत नहीं है। तो 1 दफा दूध और 1 दफा फल, ये भी अच्छा है। सुबह दूध, दोपहर में फल, और 2 दफा खाना। और रात में अगर भूख लगती है, अगर आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं 6 बजे, और रात में आपको 9 बजे, 9:30 बजे आप सोने वाले हैं, तो 3 घंटे बीत चुके हैं, कफ की शिकायत नहीं है, तो रात में दूध ले सकते हैं, और भूख है तो ये अगर करेंगे तो काफी मुश्किलें हल होती है। आम निर्विकति की जो प्रक्रिया है वो खंडित इस प्रकार का हो जाए, इस प्रकार की हो जाएगी। अंग्रिमांद्य पेशंट मध्ये दूष शंख भस्म सोबत देता येईल का? दूध दूध असेल शंख भस्म के साथ सोबत दे सकते हैं। अम्ल पित्त की अगर तकरार है तो ये कर सकते हैं। अम्ल गुणोद्रिक्त पित्त इस प्रकार का है तो शंख क्षारो हिमोग्राही, इस प्रकार का शंख का वर्णन है। तो क्षार है, तो क्षार के संयोग से अम्ल का माधुरी भाव या क्षार का माधुरी भाव इस प्रकार का हो जाता है। और फिर इसके बारे में हम भली भांति सोच सकते हैं। लेकिन दूध लेना है क्योंकि वो क्षीरगुप्ताभ्यास रसायन नाम इस प्रकार का अग्रिय है रसायनों में। देसी गाय का ही लेना है, साथ में घी होना है। अब दूध और घी साथ में होना है, या दूध अलग घी अलग, लेकिन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो दूध के साथ भी घी ले सकते हैं, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। क्षीरगुप्ताभ्यास रसायन के इस प्रकार का आता है। नहीं तो भोजन में घी और अलग से दूध, ये अगर कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार। B12 साठी काय करावे? फॉर व्हेजिटेरियन पीपल दूध ही सिर्फ एक सोर्स है, कम से कम 300 ml दूध हर रोज लेना है। अगर कमी है B12 की तो उससे भी ज्यादा लेना पड़ेगा। नहीं तो कुछ दिनों तक सप्लीमेंट्स लेके या आपूर्ति करने की, और फिर दूध से मेंटेन करने, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। Tea taken in the morning before any solid meal affects digestion as well. Many people take tea repeatedly in the morning. Also, it is kashaya rasatmaka and can affect digestion. तो सही है, ये वास्तव में एडिक्शन ही है, लेकिन एक लो लेवल का एडिक्शन है। एडिक्शन किसको कहा जाता है कि जिसके बगैर आदमी को बेचैनी होती है, जिसके बगैर वो रह नहीं सकता, उसको एडिक्शन कहते हैं। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे तम्बाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे चाय हो, अगर नहीं लेते हैं तो कुछ तकलीफ होने लगती है, सर दर्द होने लगता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से क्रेविंग होता है कि नहीं मुझे चाहिए ही, इस प्रकार से। तो समझ लेना कि एडिक्शन हो गई। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि चाय जब तक लेते नहीं तब तक मोशन नहीं होती, इस प्रकार से। और ये नहीं होती तो भूख नहीं लगती वगैरह। तो
तो इसमें पाचन का ही जिक्र है ज्यादा। और ये केवल परहेज करते रहने से नहीं होगा, मानसिक भाव जहाँ पे है वहां ये पाचन का जिक्र ज्यादा तकलीफ वाला इस प्रकार का, कि सौमनस्य ये भाव होना जरूरी है। वो अगर नहीं है, चिंता है, क्रोध है वगैरह इस प्रकार के भाव, तो पचन नहीं होता और ये डिफिकल्ट इस प्रकार का है। तो चाय एक स्टिमुलेंट के जैसे काम करता है, कषाय रसात्मक है फिर भी स्टिमुलेशन देता है, ऐसा है, ये एक चीज रहेगी। और अभी इनका जो प्रचार है दीक्षित का, कि चाय लेनी है तो बहुत कम दूध डाल के लेनी है, इस प्रकार से छाछ ले सकते हैं ऐसा बताते हैं, बीच में अगर लेना है कुछ तो। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे बहुत मरीजों का यहाँ में डायबिटीज के लिए या ओबेसिटी के लिए बताते हैं। मेरा अनुभव ऐसा है कि जो भी कैंसर मरीज मेरे पास है, वो अगर डायबिटीज के लिए कुछ दवा ले रहे हैं, डायबिटीज पहले से ही मौजूद है, चाहे गोलियां ले ले चाहे इंसुलिन ले रहे हैं, वो केवल दूध पे रहते हैं, तो शुगर अपने आप कंट्रोल होने लगती है, कुछ करना नहीं पड़ता शुगर के लिए, और गोलियां छूट जाती है, इंसुलिन छूट जाता है। जब तक ये केवल दूध पे है तब तक नौबत नहीं है। 2-2.5 लीटर तक दूध जाने लगा, दूध के साथ खाना शुरू किया तो फिर से शुगर बढ़ने लगी। तो फिर मैं बताता हूँ ठीक है, अब आयुर्वेद की दवा करो, एलोपैथी का झमेला मत करो, शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन या गोली नहीं लेनी है, हमारी दवा ले लो, और उससे भी कंट्रोल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उससे कंट्रोल नहीं होता। तो अगर इस प्रकार की स्थिति में आप चाहे तो दूध ही ले ले, अगर डायबिटीज है उसके साथ में, अगर लेना है चाय लेनी है तो दूध की ही चाय बनाओ, तो कम से कम उसमें दूध ज्यादा से ज्यादा रहेगा, कषाय रस चाय का जो है उसके लिए ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। तो और 2-3 बार चाय लेना ये भी बराबर नहीं है, एक ही बार लेना वास्तविक अच्छा है। सिर्फ ये जो मोशन का प्रॉब्लम है, ये तकलीफ वाला इस प्रकार का रहता है। B12 पुन्हा सांगा सर, आवाज कट झाला। B12 अगर कम है, वो तो सभी लोगों में कम पाया जाता है, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए दिक्कत है, नॉन वेजिटेरियन लोगों को मांसाहार से मिल जाता है, क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट ही है। वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए दूध के सिवाय दूसरा कोई सोर्स नहीं है, वेगन है तो उनके लिए तो कुछ भी सोर्स नहीं, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, वेगन बन गए हैं, उनके लिए तो दूसरा कोई सोर्स नहीं, उनको तो सप्लीमेंट्स पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जो दूध ले सकते हैं, वेगन नहीं है, वो 300 ml दूध कम से कम होना चाहिए। अगर कमी है तो ज्यादा लेकर उसकी आपूर्ति करनी है और फिर 300 पर मेंटेन करना है, नहीं तो शुरू में कुछ सप्लीमेंट लेके, हाँ, लेवल बढ़ाओ और फिर मेंटेन करो, ये दूसरा तरीका इस प्रकार का होगा फॉर वेजिटेरियन पीपल, वैसे ही बताया। हल्ली अनेक रुग्ण ऍसिडिटी होते म्हणून कोरा चहा घेतात, हा समज कुठून आला कळत नाही। हाँ, ये गलत ही है, वास्तव में चाय एसिडिटी करने वाला इस प्रकार का है। अभी ये जो कॉमन प्रचलन में चीजें हैं, जैसे कि चाय हो गई, बहुत सारे लोग बहुत बार पीते रहते हैं इस प्रकार से, तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया है इस प्रकार का करने का, सोचने का, कुछ लेख लिखे गए हैं, तो एक बार देखे और अपने तरीके से भी सोचे। ये तिक्त कषाय रसात्मक इस प्रकार की चीज है। और उत्तेजन जो मिलता है उससे, ये एक सबसे अहम चीज है, कि ये इस प्रकार से एडिक्शन बनने के लिए उसमें कुछ घटक है कि जो आपको उत्तेजन देता है, स्फूर्ति मिलती है, ऐसा लोग मानते हैं चाय पीने के बाद। विशेषतः आप थक गए हैं और चाय पी ली तो उत्साह हो गया, ऐसा लोगों का अनुभव रहता है। तो
जैसे मैंने कहा ये लो लेवल का एडिक्शन है, लेकिन एडिक्शन ही है, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो ये एक गलत बात है कि ये नहीं ले, दूध लेने से या शक्कर डालने से वास्तव में उसके ये जो गुण है, तिक्त कषाय रस है, वो थोड़ा कम हो जाएंगे। उष्ण गुण का फायदा मिलेगा, पीते हैं तो गर्म गर्म ही पीते हैं, तो उस उष्ण गुण सा गुण का कुछ फायदा उसमें मिलेगा। हातसडीचा तांदूळ पण विटामिन बी चा सोर्स आहे ना, वो B1 का है, B12 का नहीं है। तो B12 के लिए नहीं है, B1 का सोर्स है। कुछ थोड़ा थोड़ा अंश रहेगा, हमें देखना चाहिए कि विटामिन B12 किन 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 चीजों में, वनस्पतियों में है या इस प्रकार के सीरियल में वगैरह इस प्रकार के है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मेजर सोर्स नॉन वेजिटेरियन डाइट से। हाँ, तो अभी एक परीक्षण करके देखना पड़ेगा कि जो रेगुलर नॉनवेज लेते हैं उनमें विटामिन B12 मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता होगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलता हुआ तो होगा, तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में जो परिवर्तन आ गया, हार्मोन्स दिए गए वगैरह वगैरह, जल्दी ग्रोथ हो इस प्रकार से किया गया, उसका ये नतीजा होगा, ये देखना चाहिए। अब मैं भी थोड़ा जिक्र करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को ये सुझाव दिया जाता है कि B12 करो, B3 करो इस प्रकार से। वो नॉन वेजिटेरियन है या नहीं है ये देखना, और अगर नॉन वेजिटेरियन है और फिर भी B12 की कमी है तो देखना, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। और वेजिटेरियन है और फिर भी अच्छा है तो शायद सप्लीमेंट्स लेते होंगे, तो ये पूछना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्स ले रहे हैं क्या इस प्रकार से। फक्त दुधाचा चहा विरुद्ध आहार अजीर्णचे कारण बनू शकतो का? नहीं होगा। विरुद्ध आहार नहीं कहेंगे उसको। तिक्त और कषाय रस है जो दूध के साथ विरोध नहीं है। वैसे हम गुरुची सिद्ध खीर करते हैं, कषाय रस से सिद्ध दूध नहीं बनाया जाता, लेकिन अर्जुन है, अर्जुन सिद्ध क्षीर पाक रुद्रक के लिए बनाते हैं, तो वो भी कषाय रसात्मक इस प्रकार का है। तो ये विरुद्धार नहीं कहलाएगा, हाँ, बल्कि उसके परिणामों को कम करने वाला इस प्रकार का रहेगा। विटामिन एक्सेट्रा आवाजवी पंचभौतिक तत्व विचारात घेऊन आहाराचे नियोजन करणे अधिक योग्य ठरेल असे वाटते। विटामिन्स एक्सेट्रा ऐवजी पंचभौतिक तत्व विचारात घेऊन आहाराचे नियोजन करणे अधिक योग्य ठरेल असे वाटते। ऐसा है ना, लोगों के मन में ये बातें सभी बैठ गई है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ऐसी है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, D3 की डिफिशियंसी है, ये सप्लीमेंट्स ले लिए और उसके साथ जो सिम्टम्स थे वो कम हो गए। B12 की वजह से एनीमिया हो गया था, B12 की आपूर्ति होने के बाद एनीमिया ठीक होने लगा, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा। ये अनुभव है, वास्तव में अनुभव। D3 का देने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस और उस संबंधी जो वेदनाएं वगैरह हैं वो कम होती है, ये भी अनुभव है। तो हम अनुभवों को टालेंगे नहीं। अब सवाल ये है कि हमें D3 लेना है या B12 लेना है, या उसके जो नेचुरल सोर्सेस है वो लेने हैं। हम कहेंगे कि हम नेचुरल सोर्सेस ही लेंगे, ये बाहर का नहीं ले लेंगे इस प्रकार से। लेकिन ये सोच इंटीग्रेटेड है, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं। जब तक हमारी जीवन शैली नैसर्गिक इस प्रकार की थी, जब तक वनस्पति और प्राणी ये जो दोनों है, फार्मिंग जो है वो नेचुरली फार्मिंग चल रहा था, तब तक ये नौबत आई ही नहीं। पिछले 50 बरस से पूर्व इस प्रकार की नौबत थी नहीं, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये नतीजा हमारे फार्मिंग में जो परिवर्तन आ गए उसके वजह से। तो ये अगर हम जान लेंगे तो फार्मिंग में अगर फिर से परिवर्तन करेंगे तो ये फिर से टल जाएगी, ये जो आपत्ति है निकल जाएगी।
लेकिन फिलहाल क्या करें, फार्मिंग में चेंजेस आना इतना आसान नहीं है। हम देसी गाय का दूध, जो देसी गाय के दूध का जिक्र करेंगे तो उसमें विटामिन D3 मिलेगा, क्योंकि ये गाय धूप में टहलती है। देसी गाय जो है धूप में टहलती है, जो जर्सी गाय नहीं करती। तो उसके अंदर विटामिन D3 बन जाता है, वो दूध के जरिए, घी के जरिए हमें मिल सकता है। उसी दूध में हमें B12 भी मिल जाएगा। तो देसी गाय का दूध आरंभ करेंगे कम से कम 300 ml। हमारा कप जो रहता है वो 150 ml का करीबन रहता है। तो मिनिमम 2 कप दूध लेना है दिन में। एक साथ ले लो या डिवाइड करके ले लो, लेकिन 300 ml तो लेना ही है इस प्रकार से। तो सुबह ले लिया, शाम को ले लिया, और चाय के जरिए भी दूध गया। मान लेते हैं कि चाय पी है, फिर भी उसके साथ दूध ले लिया है, इस प्रकार से दूध वाली चाय बनी है। तो किसी भी तरीके से इतने 300-400 ml की आपूर्ति अगर होती है तो हाँ, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह वगैरह भी रहते हैं। और हमारे जो बर्तन है, स्टेनलेस स्टील का बर्तन इस्तेमाल में आ रहे, लोह की कमी है। तो ये तो सिंपल है कि लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करो सब्जी दाल बनाने के लिए, और बाद में शिफ्ट करो। अगर उसके कालापन से आपको कुछ तकलीफ होती है देखने में एक्चुअली, तो उसको शिफ्ट करो। तो इससे लोहो की आपूर्ति हो जाती है, और आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया ठीक हो जाता है। तो इन सभी का प्रचलन अगर हम करेंगे तो हमारे घर में प्रयोग शुरू करेंगे। हम बहुत सारे बरसों से लोहे की कढ़ाई प्रयोग करते हैं दाल और सब्जी बनाने के लिए। बहुत सारे बरसों से देसी गाय का दूध चल रहा है, जिक्र चल रहा है इस प्रकार से। ऑर्गेनिक या नैसर्गिक खा रहे हैं, ऑर्गेनिक से भी परे नैसर्गिक ही खा रहे हैं इस प्रकार से। तो इसके नतीजे मिलने ही चाहिए, उसमें उसमें जो फायदे हैं वो हमें मिलने ही चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी मानव स्वभाव का एक जिक्र रहता ही है। खास करके मेरे प्रैक्टिस में कैंसर के इतने एडवांस मरीज पूरे देश भर के, विश्व भर के रहते हैं। तो कितना भी आप टालने की कोशिश करो, फोन आते रहते हैं, अभी ऐसी स्थिति है, क्या करे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। सामने मरीज आता है तो भी ये दिक्कत हो जाती है। तो कितना भी आप प्रसन्न रहने की कोशिश करो, ये मुश्किल होता है। और ये एक प्रैक्टिकल अनुभव इस प्रकार का। ये छोड़ो, आप जिस विषय में चिंता नहीं करनी है उसमें भी अगर हम चिंता करने लगते हैं तो चिंता का विषय है ही नहीं इस प्रकार। वो तो सबसे बुरा है। जो चिंता का विषय है, विषय को लेकर चिंता कर रहे हैं तो ठीक है, मान समझ सकते हैं, वो चिंता कब कैसे करेंगे उसके बारे में सोचना है। लेकिन जो चिंता का विषय है ही नहीं, आज पानी आया नहीं वगैरह इस प्रकार से, तो लोग उस चिंता में पड़ जाते हैं। अरे बाप रे, आज काम वाली वही नहीं आई तो मैं कैसे करूँ इस प्रकार से। तो ये फालतू चिंताएं इस प्रकार की है। जो सच्ची चिंता ये है, ऑस्टियोसार्कोमा का लड़का ऑस्टियोसार्कोमा का शिकार है, 18 बरस का है, 14 बरस का है, और बहुत पेन है, चिंता का विषय है। केवल पेन किलर देने से ये तो नहीं होता है, किस प्रकार से उसको आगे लेके जाना है, ये चिंता का विषय, ये वास्तव चिंता है। लेकिन इस प्रकार की कोई चिंता न होने के बावजूद भी लोग चिंता करते रहते हैं, और फिर पचन नहीं होता है, और फिर पचन नहीं होता है तो ये मार्ग ढूंढे जाते हैं। पचन नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए चाय, ये मार्ग ढूंढते हैं। उससे थोड़ा रिलीफ उनको मिलता है तो उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है, यही करना चाहिए। टी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ alleged fungus plus glucose plus milk as fat, which is why combination it is only addiction, I think. मॉडर्न नुसार रेड वाईन हा B12चा सोर्स आहे, तर काळ्या मनुका किंवा द्राक्षासवही काम करतील का, देखना चाहिए। अभी इंटरनेट में काफी जानकारी मिलती है कि B12 के सोर्सेस क्या है। अगर काली मनुका सोर्स है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। टी में भी संस्कार विरुद्ध
और रॉन्ग संस्कार. Boiling milk, tea powder and sugar together is one method. Adding three things boiled separately in one case tea is compound in one cup tea and others its mixture. ये तो उसके बारे में काफी बहस करनी पड़ेगी कि चाय कैसे बनाते हैं. इसमें जो स्वाद, जो गंध और एक कंसिस्टेंसी, इन तीनों को देखना चाहिए. और फिर इससे जो स्फूर्ति मिलती है, ऐसा लोगों का अनुभव है, खास करके आप थक कर आए हैं, तो थक गए हैं, तो ये लेने से स्फूर्ति मिलती है, ऐसा लोगों का अनुभव है. तो उसके बारे में कैसे सोचना है. सबसे अहम ये है कि ये एडिक्शन है, ये मान लेना है, और अभी हमें ये छोड़ना है. इसके बारे में संदेह है, इस प्रकार का नहीं है. फिर भी उसके दुष्परिणामों को कम कर सकेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार में रहेगा. और वैसे मैंने कहा कि चिंता ये विषय काफी गहरा है. अब योग सूत्र पढ़ रहे हैं, ये चिंता के बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से चिंता को टाला जा सकता है. और भली भांति विचार किस प्रकार से कर सकते हैं. तो योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये अगर हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी इस प्रकार से. तो फिजिकल लेवल पर जो चेंजेस करने हैं, दिनचर्या के बारे में, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, वगैरह वगैरह, ये सब बातें करना. खाना समय पे खाना, नैसर्गिक खाना, या कम से कम ऑर्गेनिक तो ही खाना. इस प्रकार से देसी गाय का दूध लेते रहना, अच्छे फल लेते रहना. एक अभी मॉडर्न साइंस में जो परिवर्तन आए हैं, जो भी हिस्टोरिकली देखते हैं अगर, तो पहले जमाने में विटामिन की कमी, इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग, ये हम स्कूल लेवल पे पढ़ते आए हैं. कि ए विटामिन डिफिशियंसी होने से ये होता है, बी डिफिशियंसी होने से ये होता है, सी डिफिशियंसी होने से ये होता है, ई डिफिशियंसी होने से ये होता है, वगैरह. अब उस जमाने में इन विटामिन की आपूर्ति खाने के तरीके से हो सकती थी. फिर भी दूसरी कोई दवा नहीं थी, तो कंपनियां विटामिन बनाकर बेचती थी. ये B1 की जो मैंने बात की थी, कि यहाँ की एक डॉक्टर गोखले, एलोपैथी के डॉक्टर है, बीजे मेडिकल की स्टूडेंट रही है. और उसको डिस्मेनोरिया की तकलीफ थी. ये मैं बात कर रहा हूँ 1937. तो उनके एक अध्यापक थे कॉलेज में सिखाने वाले. तो उन्होंने कहा कि मैं पुड़िया देता हूँ. ये एलोपैथी के डॉक्टर, लेकिन वो बता रहे थे मैं तुम्हें पुड़िया देता हूँ, वो तुम भोजन के साथ मिला के खाओ. तो पुड़िया दे दी, उसको तुरंत राहत मिल गई. अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन बहुत कम हो गया. तो उन्होंने पूछा ये क्या था. उन्होंने कहा एक कोंडा है, हस्क, ये चावल का जो आवरण है उसका पाउडर है, और इसमें विटामिन B1 होता है, और ये इसके लिए दवा है. अब ये खुद डॉक्टर बन गई, गायनेकोलॉजिस्ट बन गई. डिस्मेनिया के पेशेंट तो पूरे विश्व भर में बहुत सारे हैं. मैंने कुछ लेक्चर्स डॉक्टर अरविंद संगमनेरकर की सुनी है. वैसे मैंने एलोपैथी सीखने की कोई भी जिक्र नहीं की थी, लेकिन डॉक्टर शहाड़े सर्जन और डॉक्टर संगमनेरकर, इन दोनों के लेक्चर्स सुने थे. तो उन्होंने डिस्मेनोरिया के बारे में बताया था, और बताया था कि बस उसका कुछ नहीं करना है, एनाल्जेसिक देते रहना है. और अगर पहले से कोई एनाल्जेसिक ले रही है, तो ब्रांड नेम बदल के वही एनाल्जेसिक दूसरे नाम से दे देना. लोगों को समझ में नहीं आता कुछ, लेकिन एनाल्जेसिक यही उसकी दवा है. अब मैं तो चौंक गया ये सुनकर. हमारे हिसाब में
शूलम नरते नीला, शूल जो है वायु के सिवाय नहीं है, और वायु का प्रकोप जो है वो मार्गस्य आवरणेन वा, वायु धातुक्षय कोको मार्गस्य आवरणेन वा। तो हमें धातुक्षय जन्य है या मार्गावरोध जन्य है ये देखकर उसकी चिकित्सा करनी है। फिर भी उसमें क्लॉट्स है नहीं है, ब्लीडिंग कितना है, समय पे आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सभी भावों को देखकर योग्य चिकित्सा करनी है। वेद ग्रंथार्थ पाठाव्योक्ष वृक्ष का जन्म, अगर ग्रथित अर्थ है तो ये योग देना है, अगर ग्रथित नहीं है फिर भी शूल है तो ये गुरुचि रासना वो सूर्यवासा इस प्रकार का देना है। या चंद्रप्रभा तो सभी में देख सकते हैं। संचित होता रहता है तो एक अलग चीज है, स्रोतों में दूर करने के लिए देना है वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ हमारे हिसाब में इस प्रकार का डिस्मेनोरिया किस तरीके से देखना है ये एक अलग चीज हुई। लेकिन एलोपैथी के अनुसार अगर ये B1 की डिफिशियंसी है और वो चावल की आवरण में मिलता है, तो पहले जो हैंड पाउंड राइस रहता था, हाथ से भी था, वही करना है। अभी ये गिरनी में पॉलिशिंग होना शुरू हो गया और सभी जो आवरण है वो निकाल देना इस प्रकार का आरंभ हो गया, तो उससे ये तकलीफ हो गई कि ये डिस्मेनोरिया बढ़ गया इस प्रकार से। तो कोई कारण ढूंढने के लिए जाता ही नहीं है ना, डिस्मेनोरिया क्यों हो रहा है, एलोपैथी के हिसाब से ही सही, लेकिन कारण तो ढूंढो। तो उस जमाने में ग्लैक्सो कंपनी B1 की टैबलेट बनाती थी। तो इन्होंने काफी लोगों को टैबलेट दे दी, उनको रिलीफ भी मिल गया। तो उन्होंने 30 लड़कियों पर ये संशोधन करके लैंसेट को रिपोर्ट भेजा। लैंसेट ने कहा कि 30 ये सैंपल साइज बराबर में कम से कम 500 होनी चाहिए। तो फिर इन्होंने करवे नगर स्त्री शिक्षण संस्था, इंग्लिश शिक्षण संस्था, इसमें 500 लड़कियों पर ये प्रयोग किया और फिर उसका रिपोर्ट भेजा। अब लैंसेट का यह कहना था कि ये मेडिसिन नहीं है, विटामिन है। ये बड़ी अजीब बात है। अगर जो भी द्रव्य, चाहे वो औषध हो चाहे वो आहार हो, वो थेरापेटिक काम कर रहा है, जैसे रोग की मुक्ति का काम कर रहा है, तो उसको उस प्रकार का औषध कहना जरूरी है। हमारा जो वर्गीकरण है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषण, स्वस्थ वृत्तम अथन, किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। तो उसमें चक्रपाणी दत्त की टीका बहुत अच्छी है। कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन गलत है, क्योंकि एक द्रव्य दोनों में जा सकता है। जो आहार द्रव्य बता रहे हैं स्वस्थ वृत्त हित, वो रोग का कारण भी बन सकता है अगर वो ठीक तरीके से नहीं लिया, और वो चिकित्सा भी बन जाती है अगर आप उसको भली भांति प्रयोग करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर उन्होंने उसका समाधान करने की कोशिश की है कि प्रायिकत्वेन, जो स्वस्थ वृत्त में जाएगा, जो औषध में जाएगा, जो कारणों में जाएगा, उसके आधार पर ये देखना है। तो अगर चावल के उस आवरण में कुछ अच्छी चीजें हैं जो निकालनी नहीं चाहिए, और उनका ये कहना था जब हम राइस मिल्स में देते हैं, गिरनी होती है, तो ये काफी गर्म किया जाता है वो निकालने के लिए, और ये नष्ट हो जाता है। तो जो हैंड पाउंड राइस इस प्रकार का रहेगा, हाथ सड़ी का तांदुल जो बोलते हैं वो रहेगा, उसी में ये रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब कुछ लोग करते हैं कि हमने भी वो प्रयास किया है, कि ये करने वाले लोग बहुत कम है। अभी मुझे एक सातारा के नजदीक, उमरस के नजदीक एक दो मिले लोग जो घर में ये बनाते हैं, जात, ये जो बोलते हैं पुराने तरीके से हाथ से हैंड पाउंड इस प्रकार का राइस बनाते हैं, दाल भी उसी प्रकार से बनाते हैं। तो हम तो अब उनके यहाँ से ले लेंगे। तो इस प्रकार के अगर मिल में जाने के बजाय घर पे हाथ से इस्तेमाल करके अगर करते हैं तो ये नेचुरल जो है हमें वो मिल जाए।
फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि इतने बड़े पैमाने पर करना है, और मैं तो मानता हूं कि भारत में लोगों की कमी नहीं है। अभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यांत्रिकीकरण ज्यादा बढ़ गया। पहले मेहनत का काम करते थे और मेहनत के काम से उनकी रोजी रोटी होती थी। तो अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और आप मेहनत का काम कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वास्तव में। लेकिन ऐसा है ना कि जो उच्च शिक्षित इस प्रकार का व्यक्ति है, वो टेबल वर्क में चला जाता है, इंटेलेक्चुअल वर्क में चला जाता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। और जो मजदूर है, वो मजदूर ही रहते हैं, और वो उतना पैसा कमा ही नहीं सकते सरकार से। और वो काम कर नहीं रहे, इसलिए यांत्रिकीकरण बढ़ गया, मैकेनाइज्ड अप्रोच आ गया, और फिर उसमें बहुत सारी तरक्की की गई। तो अगर हमें इन परंपराओं को पुनरुज्जीवित करना है, तो उस श्रम को प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। अभी प्रतिष्ठा जो विषय है वो पैसों पर निर्भर है। जिसके पास पैसे है, किसी भी तरीके से आए पैसे है, वो प्रतिष्ठित है। और जिसके पास पैसे नहीं है, वो चाहे बहुत अच्छा हो, नैतिक काम उसका बहुत अच्छा हो, फिर भी वो प्रतिष्ठित नहीं। ये जो एक श्लोक अष्टांग संग्रह में आया है कि अर्थबंध वयो विद्या वृत्ति पूजा यथोक्तम, इसमें आचरण वाला, श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ, अर्थ वाला सबसे कम श्रेष्ठ है, सबसे कम पूजनीय इस प्रकार का है। उससे ज्यादा बंधु, उससे ज्यादा वय, उसके ज्यादा अर्थबंधु वयो विद्या वृत्त, और उससे भी ज्यादा वृत्त आचरण। तो आचरण का सबसे अहम महत्व इस प्रकार का। तो ये पूरा माहौल बदलना चाहिए। जो चाणक्य का कहना था कि शिक्षक ही बैकबोन है पूरे राष्ट्र का, इस प्रकार का। कहाँ गया शिक्षक का वो सम्मान? शिक्षक को हमने शिक्षण सेवक कर दिया इस प्रकार से। और अच्छे शिक्षक रहे ही नहीं, अध्यापक रहे ही नहीं इस प्रकार से। हातसडीचा असला तरी इंद्रायणी तांदळाचा भात सध्या कुकरमध्ये बनवतात, त्यामुळे पचायला गुरु पडते असे वाटते, तर भात तयार करण्याची पद्धतच बदलावी लागेल। वास्तव में ऐसा है, प्रेशर कुकर में करना और खुले बर्तन में करना, ये अलग चीज रहेगी। और ये तांबे की तपेली या पित्तल की तपेली इस प्रकार की रहती थी। उसका मुख थोड़ा छोटा रहता था, और जो बेस है वो बड़ा रहता था, और मंद आंच पर ये होता था। और पानी डाला था, पानी डाला जाता था, निकाला जाता था, उसका भी सेवन करते थे। कोकण में जो प्रचलन था, वो उसमें जो पेज इस प्रकार की निकलती है, पेया, वो सुबह पी लेते थे। भात पकता रहता था, और फिर दोपहर में भात हो जाता तो उसके साथ डाल लेते थे, या मिट ले लेते थे इस प्रकार से। और उसकी एक अलग टेस्ट रहती है। अगर इस प्रकार का नेचुरल चावल है, इस प्रकार से नैसर्गिक पद्धति से धीमे गति से उसको पचाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अभी हमें 10 बजे खाना चाहिए, और इस प्रकार से तो करना होगा, तो 6 बजे चावल रखना पड़ेगा बनाने के लिए वगैरह इस प्रकार से, ओपन बेसन। तो काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया, इसलिए ये प्रेशर कुकर का प्रचलन आ गया। तो ये गुरु होता है, उसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार से प्रेशर कुकर में अगर ये हम करते हैं, और हाथसड़ी का इस प्रकार का चावल है, तो गुरु होता है। तो अभी उसमें तरीके हैं कुछ, कि उसको भिगो के रखना पानी में, तो उसका संहत्व जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और पकने में थोड़ा सा आसान। इंद्रायणी नावाने मिळणारा तांदूळ सुद्धा यंत्रानुस यंत्रातूनच काढलेला असतो, पण कमी पॉलिश नसतो। नहीं, कुछ जगह ये मिलता है, हैंड पॉलिश मिलता है।
ज्यादा महंगा होता है, और ये भी 1 बरस पुराना होना चाहिए। चावल गेहूं ये दोनों 1 बरस पुराने होने चाहिए। बहुत प्रचलन नहीं रहा कि ताजा आया वही इस्तेमाल किया। और ये डायबिटीज का एक अहम कारण है, नवम धान्यम अभिष्यन्ति। तो नवधान्य का सेवन नहीं करना है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश इस प्रकार का है। तो अभी इस दृष्टि से पूरे स्वस्थ वृत्त को देखना, क्या क्या परिवर्तन आए हैं। अभी हम ऑर्गेनिक की भी बात नहीं करते, ये तो और भी आगे होगा कि किस प्रकार का चावल है, 1 बरस पुराना है या नहीं है, पॉलिश कितना किया गया है या हाथ से किया गया है, वगैरह वगैरह। इन सभी भावों को अगर समझेंगे, ये तो हमारे परंपराओं में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंपरा के अनुसार ये होता रहता था। परंपराएं मिट गई और नई परंपराएं प्रचलन में आ गई, जो अच्छी नहीं है सेहत के लिए। अभी विदेशों में इसके बारे में फिर से जिक्र होने लगा है कि स्लो स्लो कुकर्स आ गए हैं, 4 घंटे या 8 घंटे लगाने वाले कुकर्स, इलेक्ट्रिक पर है। तो सुबह 9 बजे निकलने वाले हैं आप घर से, 8 घंटे वाला कुकर रख दिया बनाने के लिए। शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर आए, वो गरम गरम रहेगा कुकर। उसमें से दाल चावल वगैरह ले लिया, ये करी बनाई और खाना खा लिया। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा स्पीड और यंत्रों का स्पीड इसमें बहुत अंतर है। जब हम हाथ से चटनी बनाते हैं, उसका स्पीड, और मिक्सर में चटनी बनाते हैं उसका स्पीड, हाँ, इसमें काफी अंतर है। तो हमारे स्पीड से सुसंगत स्पीड होना चाहिए। हाँ हाँ, इतनी जल्दी हम बनाएंगे तो फास्ट फूड, ये जो अभी कंसेप्ट है, हाँ, कि रेडी टू ईट फूड, सिर्फ उसको गर्म करना और खा लेना। ड्राइव इन इस प्रकार के मैकडोनाल्ड को सेंटर है, एक तरीके से अंदर प्रवेश करो, वहां पे ऑर्डर दे दो, जब तक आप घूम कर दूसरे गेट में आ जाते हैं तब तक आपका ऑर्डर तैयार होती है, आपको डिलीवरी दी जाती है। तो ये ड्राइव थ्रू कंसेप्ट क्यों आई? हमें समय बचाना कि रेडी टू ईट फूड सिर्फ गर्म करके माइक्रोवेव में आपको दिया जाता है, सर्व किया जाता है। तो फिर से गर्म करना अलग बात है, अच्छा नहीं है। माइक्रोवेव में गर्म करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन वो सबसे आसान तरीका है गर्म करने का। आप पहले गर्म ही नहीं करना है, अगर गर्म करना है तो कम से कम स्टोव वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ये तवे का इस्तेमाल करेंगे तो कम हानि होगी। लेकिन कौन देखता है? वैसे वास्तव में देखा जाए तो जंक फूड खाना ही नहीं है, मैकडोनाल्ड में जाना ही नहीं है, ये तो नहीं सोचेंगे। तो कहाँ कहाँ पे हम सोचेंगे, कहाँ कहाँ पे पाबंदी लगाएंगे, ये एक अलग चीज है। जुन्या परंपरा सोडून नवीन आत्मसात करताना फक्त वेळेची बचत हाच एवढाच विचार झाला, बस एवढाच विचार झाला। सिर्फ समय की बचत नहीं है, उसमें कन्वीनियंस भी है। सुविधा है। यंत्रों के द्वारा घंटों का काम मिनटों में, ये जो विज्ञापन है कि सच्ची घंटों का काम मिनटों में, और मुझे कुछ कष्ट नहीं करने हैं, तो सुविधा है, इसलिए लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और एक कष्ट करना ये आदत ही चली गई, और फिर कष्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए बीमारी आ रहे हैं, ये भी मालूम पड़ा तो जिम का माहौल शुरू हो गया कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना और फिर जिम में जाकर व्यायाम करना, उसको भी पैसे दे देना इस प्रकार से। तो ये सब मनोवृत्तियां हैं कि कहाँ तक हम क्या समझ पाते हैं, और उसके अनुसार
किसमें परिवर्तन लाना है, लेकिन मूल रूप में परिवर्तन लाने के बारे में ज्यादा कोई सोचते नहीं है। जो चीज चल रही है उसी में थोड़ा आसान कैसा हो जाए, थोड़ा हानि कम कैसे हो, इसके बारे में अभी सोचते हैं। मूल रूप से परिवर्तन करना है तो उसके लिए काफी जिद करनी पड़ेगी, बहुत निर्धार करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है कि ये मैं करूंगा इस प्रकार से। मैं ऑर्गेनिक ही खाऊंगा, मैं नैसर्गिक ही खाऊंगा, देसी गाय का ही दूध ले लूंगा, व्यायाम करूंगा, योगाभ्यास करूंगा वगैरह। ये सब करने के लिए मन का निर्धार इस प्रकार का चाहिए. पदार्थ पुन्हा गरम केले की विषयुक्त हा रेफरन्स कुठे मिळेल? सकाळचे पदार्थ जसे की पोळी भाजी संध्याकाळी अनेक जण गरम करून खातात. तो मी है, विषय होता है ऐसा नहीं होता है. पुनरुष्णी कुरुतम त्यजेत भागवत में है, पुनः गर्म किया हुआ धान नहीं खाना है. उष्ण वष्णीय ये भी निर्देश है, गर्म ही खाना है. लेकिन ये गरम जब तैयार हुआ खाना उसी समय जो गरम रहता है वो खा लेना है, बाद में नहीं खाना. कुछ घरों में फिर भी अभी भी ये परंपरा चलती रहती है कि दोनों वक्त का खाना अलग अलग बनता है. अगर घर में गृहिणी है तो ही ये पॉसिबल है. अगर गृहिणी नहीं है, वो भी अभी नौकरी कर रही है, करियर कर रही है, तो फिर रख सकते हैं तो कोई मेड रख सकते हैं कि जो घर में काम करे. वो नहीं है या उस बीच की अवस्था है कि ये खर्च नहीं कर सकते हैं और घर में बना भी नहीं सकते हैं, तो ये सब शॉर्टकट शुरू हो जाता है. मैंने एक वुमन लिबरलाइजेशन, जो स्त्री मुक्ति की ये चळवळ जिसको बोलते हैं, ये निर्माण हुई, उससे फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ ये देखने की जरूरत है. मैंने इसके बारे में परदेशों में विदेशों में भी जिक्र किया था और उन्होंने भी मेरी बात की पुष्टि की थी कि इसके फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है देखना चाहिए. एक और अलग में जो आरोग्य में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये जो मेरा कहना है, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, उसमें ये भी जिक्र है, स्त्री मुक्ति का जिक्र है. तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. 3 बार ओंकार करते हैं. ओम. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरुपि मिलिष्यामः.